फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल की सीरीज़ 2 में आपका स्वागत है। हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं भारत के भूगोल के बारे में और इसमें भी हम भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे। जो इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो भारत का भूगोल का ही पढ़ा है और इससे पहले जो ये सारा हमने पढ़ा है ये आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं इसको रिवाइज करवा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रत्येक पॉइंट को मैं यहाँ पे अभी समझा नहीं सकता। यदि आपको हर पॉइंट को समझना चाहते हो तो इसके जो पीछे वाला वीडियो है उसे देखें। और हम जहाँ पर उस टॉपिक को ख़त्म किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हमने वो पॉइंट ख़त्म किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे थे भारत की स्थलीय सीमा के बारे में और तटीय सीमा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, ये भी हमने पढ़ लिया था, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसको मैं समझा दूँ। यहाँ पर मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। जैसे ये जो क्षेत्र है भारत का दक्षिण हिस्सा, और इधर जो क्षेत्र है ये पूरा स्थल से लगा हुआ है और ये जो समुद्र से लगा हुआ है हिंद महासागर। हिंद महासागर में इधर बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा क्षेत्र ये, और ये अरब सागर, और ये पूरा हिंद महासागर। और ये है तो पूरा हिंद महासागर ही, हिंद महासागर का पार्ट है ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। तो ये जो तटरेखा है ये वो 6100 किलोमीटर है, वो 6100 किलोमीटर है यहाँ से लेके ये इसके चारों तरफ। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे भी हम इसे समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर ये जो है ये पूरी तटरेखा है, ये समुद्र से लगी हुई है, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये पूरा क्षेत्र, और ये अरब सागर। और अरब सागर में ये लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम ओनली इसकी बात करें, ओनली इस क्षेत्र की बात करें तो ये मुख्य भूमि की जो तटरेखा है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है वो? 6100 किलोमीटर है। और यदि हम इनको अंडमान निकोबार की सीमा जो तटरेखा है वो और लक्षद्वीप की दोनों को मिला दें तो ये जो टोटल लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर ये पूरी तटरेखा की लंबाई हो जाती है। भारत की ये कुल तटीय सीमा है 7516.6 और मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है। और अब बात करें स्थलीय सीमा की, तो स्थलीय सीमा ये है इस तरीके से। यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर का देखो यहाँ पर इधर ऊपर लद्दाख है। ये भारत, इसका विभाजन हो गया, ये पुराना मैप है। तो ये ऊपर लद्दाख है, तो ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, और ये पूरा हिमाचल प्रदेश, फिर ये इधर उत्तराखंड, फिर ये नेपाल से लगा हुआ है उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये सिक्किम आ गया। ये सारा जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का, ये नॉर्थ ईस्ट का ये पूरा। तो ये जो क्षेत्र है ये ऊपर का इस तरीके का जो ये क्षेत्र है ये पूरा ये स्थलीय सीमा है। और स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। और तटीय सीमा की, मुख्य भूमि की तटीय जो रेखा है वो कितनी है? तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित ये 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो ये ध्यान रखना, भारत का 7वां स्थान है। तो 1 से और 6 तक जो है वो कौन है? और जो सीरियल से हम बात करें तो सबसे बड़े जो देश हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर भारत, और फिर अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान। ये है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जो एक चीन है और अमेरिका, इसमें कंफ्यूजन रहता है ज़्यादातर कि कई बुक हैं उनमें ये अमेरिका को 3रे स्थान पे दे रखा है और चीन को 4थे स्थान पे दे रखा है। तो NCERT यही कहती है कि रूस, कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, उसके बाद में फिर ये सेम है। तो यहाँ पर अधिकांश जो बुक है उनमें यही दे रखा है, रूस, कनाडा, चीन और अमेरिका, ब्राज़ील। लेकिन NCERT में ये जो अमेरिका है वो 3रे स्थान पे है। ये ध्यान रखना, ऑप्शन में जो आए वो ध्यान रखना आपको। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर देखो ये डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ के द्वारा ये सबसे ज़्यादा है जो यहाँ पर रूस है, ये क्षेत्रफल दे रखा है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन है, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये NCERT से लिया गया डायग्राम है, ये ध्यान रखना।
और फ्रेंड्स मैं यहाँ बता दूँ कि ये पूरा एनसीईआरटी का सारांश है और बहुत सारी जो बुक है उनका बिल्कुल सारांश तैयार किया गया है। आप बात कर रहे हैं कि भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। मतलब जैसे 100% है पूरा क्षेत्र, पूरे विश्व को हम 100% मान लेते हैं, तो उसमें से भारत का हिस्सा है 2.4%। ये पूरा इस भारत का जो परसेंटेज है ये इतना बनता है। तो मतलब 100 में से इतनी जो ज़मीन है भारत के पास है। और पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। जो जैसे दक्षिण की तरफ जो हिस्सा है भारत का, ये पूरा पठारी क्षेत्र है ये, और ये जो हिस्सा है पूरा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। सुएज नहर के बनने के बाद भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है लगभग 7000 किलोमीटर की कम हो गई है। मतलब ये दूरी, अब वो कैसे मैं बता दूं फ्रेंड्स। यहाँ पे ये जो यूरोप है, और पहले क्या करते थे कि जैसे मान लो यूरोप से आना है, कोई शिप आता है या कोई किसी को आना है, तो वो क्या करते थे, यहाँ होके आते थे इस तरीके से। मान लो यहाँ पर शिप आते हैं तो इधर होके यहाँ पर आना पड़ता था। जैसे मान लो भारत को यहाँ से, इस क्षेत्र से या कहीं से भी तेल मंगवाना है और या यूरोप से कोई सामान मंगवाना है, तो वो इस तरीके से आता था यहाँ पर, पूरा अटलांटिक महासागर से होते हुए यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप उसके दक्षिण से होते हुए फिर आना पड़ता था। तो ये बहुत दूरी तय करनी पड़ती थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये देखो, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो है ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, और यहाँ पर एक नहर है सुएज नहर, यहाँ पर सुएज नहर है। तो ये सुएज नहर बनने के बाद में ये लाल सागर आ गया यहाँ पर, और फिर ये सीधा यहाँ पर हिंद महासागर की तरफ आ जाएगा, अरब सागर का जो हिस्सा ये आ जाएगा। तो ये जो दूरी पहले इतनी तय करनी पड़ती थी, अब वो डायरेक्ट यहाँ से सीधा ऐसे आ सकते हैं। तो इस वजह से लगभग 7000 की जो दूरी है, लगभग 7000 की जो दूरी है, किलोमीटर की दूरी, वो कम हो गई है भारत और यूरोप के बीच की। अब देखते हैं यहाँ पर भारत की जो सीमा 7 पड़ोसी देशों, पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर, और अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर जो सबसे कम है, और ये नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये देखो, ये जो सीमा है ये अलग अलग लगी हुई है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो मैप है इसमें ये ऊपर लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है, और ये अलग अलग लगी हुई है सीमा रेखा, ये नेपाल के साथ 1751 हो गई, और ये ऐसे सभी के साथ ये बताई गई है, ये ध्यान रखना है। और भूटान के साथ ये 699 हो गई, म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है जो बांग्लादेश के साथ है, ये ध्यान रखना है। भारत की किस पड़ोसी देश के साथ सबसे जो बड़ी सीमा लगती है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर, और सबसे कम लगती है यहाँ पर, सबसे कम लगती है वो है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान की जो सीमा है यहाँ पीओके से लगती है। पीओके जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में, तो प्रत्यक्ष रूप से जो अफ़गानिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है, क्योंकि जो पीओके क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। ये जो पीओके क्षेत्र है ये 1948 में जो भारत पे कबायली अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, उसमें इस पर पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो पूरा जो क्षेत्र पे कब्जा कर रखा है, जैसे चीन ने कितना कर रखा है, और इधर कुछ जो भी क्षेत्र हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से जो देश हैं उनके साथ विवादास्पद जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ पे। हिंद महासागर में सर्वाधिक लंबी तटरेखा भारत की है। जो हिंद महासागर है, भारत के जो दक्षिण में है हिंद महासागर, उसमें सर्वाधिक जो लंबी तटरेखा है वो भारत की है। इसी के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है, इसी वजह से। और एक भारत की एक अलग पहचान है, इस जो महाद्वीप ये महासागर है इसमें भारत की एक अलग पहचान है, इस वजह से इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप और दक्षिण पूर्व में
अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जैसे हमने यहाँ पे बात की, यहाँ पे भारत है और आप देख सकते हो कि जो ये है ये अरब सागर है, ये पूरा भारत है। भारत के दक्षिण, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में ये अरब सागर हो गया और इधर ये लक्षद्वीप है इसमें, और ये भारत का जो ये दक्षिण है और ये पूर्व का हिस्सा, तो ये दक्षिण पूर्व में हो गया बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। अब यहाँ पर देखो बंगाल की जो खाड़ी है उसमें जो 247 द्वीप है। अब ये अलग अलग बुक्स हैं उनमें ये ऑप्शन मिल सकते हैं, ध्यान रखना आपको। 572 भी है, 204 भी दे रखा है, कई बुक में 247 भी दे रखा है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 247 जो द्वीप है उनका जो समूह है बंगाल की खाड़ी में वो अंडमान निकोबार कहलाता है। जिसमें हम बात करें तो उत्तरी जो द्वीप हैं, यहाँ पे देशों की जगह द्वीप हैं, उत्तरी द्वीपों के समूह को अंडमान और दक्षिण द्वीपों के जो समूह है उनको निकोबार कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर ये देखो ये अंडमान है और ये दक्षिण की तरफ है ये निकोबार है, ये अंडमान और ये निकोबार, और दोनों को मिला के अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और यहीं पे इसी जगह पर ये जो ग्रेट निकोबार जो क्षेत्र है, यहीं पे भारत की सबसे दक्षिण जो भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो यहीं पर स्थित है। एक बात और बता दूं मैं यहाँ पर आपको कि भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, ये ध्यान रखना है। भारत में 2 ज्वालामुखी है। अंडमान के बैरन द्वीप, ये मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। इस पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये हमें ध्यान रखना है कि भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप पे, अंडमान के एक द्वीप है छोटा सा बैरन द्वीप, उस पर ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और अंडमान निकोबार द्वीप पर दूसरा जो ज्वालामुखी है वो नारकोंडम है और एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है फ्रेंड्स, वो सक्रिय है मतलब हमेशा चालू रहता है, और ये प्रसुप्त है जो कभी मतलब ये इसकी संभावना कम है, जो विस्फोट होने की इसकी संभावना बहुत कम होती है। तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये ध्यान रखना। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप पर। अरब सागर में स्थित 36 जो द्वीपों का जो समूह है लक्षद्वीप कहलाता है। जो 36 द्वीप है, अरब सागर में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। और ये जो अरब सागर में स्थित हैं 36 द्वीप, उनको हम क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का मतलब होता है 1 लाख द्वीप। फ्रेंड्स यहाँ पे और देख लो ये कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि जैसे कई इसमें 9 भी कर सकते हैं, है ना, और यहाँ पर 28 की जगह 29 भी कर सकते हैं राज्य। तो ये मैं यहाँ पे समझा दूँ, इसको क्लियर कर दूँ मैं कि अभी कुछ समय पहले क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर में सहित 29 राज्य थे, तो 29वां जो राज्य मतलब 29 राज्य थे, और जम्मू कश्मीर का क्या हुआ कि यहाँ पर इसका विभाजन करके ये लद्दाख बना दिया और इसे जम्मू कश्मीर, तो दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में राज्यों की संख्या रह गई 28, और जो पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई थी 9, 2 ये हो गई तो 9 हो गई। अब उसके बाद में ये जो जम्मू कश्मीर है उसका विभाजन होने के बाद में इन्हें लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बनाने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये दमन द्वीप, और यहाँ पर है दादरा नगर हवेली पास में है। दमन यहाँ पे और दीव यहाँ पे गुजरात के छोटा सा, गुजरात के दक्षिण में है ये क्षेत्र। तो यहाँ इसे मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 में से ये हम दोनों को एक कर दिया तो एक घट जाएगा इसमें से, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या रह गई 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ये हमें ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि ये 29वां जो राज्य है यही बना था। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के
मध्य है। ये ध्यान रखना, डूरंड जो रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। और भारत की दक्षिणतम जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम केरल है। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो राज्य है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इधर तमिलनाडु और ये केरल है। तो यहाँ पर जो राजधानी है ये ऊपर है और ये तिरुवनंतपुरम नीचे है। तो ये जो हम बात करें ऐसे, तो पहले राजधानी सबसे नज़दीक है, भारत की जो दक्षिणतम राजधानी सबसे दक्षिण में स्थित है, इधर दक्षिण की तरफ, तो सबसे नज़दीक है तिरुवनंतपुरम केरल की। तिरुवनंतपुरम केरल की सबसे नज़दीक है। उसके बाद में और राज्य की बात करें तो सबसे दक्षिणी जो राज्य है वो तमिलनाडु है, क्योंकि तमिलनाडु है ये सबसे दक्षिणी राज्य है, जहाँ पर कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन ये जो क्षेत्र है स्थित है वो तमिलनाडु का क्षेत्र ही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगते हैं। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने जो भी हैं ये राज्य ये यहाँ पर लगे हुए हैं, ये समुद्री सीमाएं ये सारी, तो दक्षिण की तरफ जो क्षेत्र है, तो 9 राज्य हैं। अब 9 राज्य हैं वो कौन कौन से, मैं यहाँ पर समझा दूँ आपको। यहाँ पर देखो, ये गुजरात हो गया, यहाँ पर गुजरात हो गया, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र हो गया, गोवा तीसरा हो गया, फिर यहाँ पर चौथा कर्नाटक हो गया, पांचवा, छठा, सातवां यहाँ आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु हो गया, सातवां, आठवां उड़ीसा और नौवां यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर 9 केंद्र शासित 9 तटीय राज्य हैं, ये ध्यान रखना हमें। और भारत की जो तटीय सीमा है उससे जो केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं वो हैं 4। अब यहाँ पे देख सकते हो, एक तो ये हो गया, ये दमन दीव दादर नगर हवेली, एक यहाँ पर ये पुदुचेरी है, पुदुचेरी का ये ध्यान रखना। इसके 4 ज़िले हैं, एक तो आंध्र प्रदेश में है यनम, और एक यहाँ पे पुदुचेरी खुद हो गया, और यहाँ पर कराईकलोर है। यहाँ पे तमिलनाडु में 2 ज़िले हैं इसके, और यहाँ पर केरल में माहे हैं। तो ऐसे करके इसके 4 ज़िले हैं जो 3 राज्यों में बसे हुए हैं, ये ध्यान रखना है। और इस तरीके से एक हो गया ये, एक ये पुदुचेरी 2, एक ये लक्षद्वीप 3 और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। ये भी तटीय सीमा है, ये ध्यान रखना, ये समुद्र से लगी हुई है तटीय सीमा है, और ये भी लक्षद्वीपी तटीय सीमा है। और यहाँ पर हम बात करें भारत की जो स्थलीय सीमा है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उससे भारत के 16 तो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो स्थलीय सीमा से अपनी सीमा बनाते हैं। जैसे ये कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद में पंजाब हो गया, और 3 4 ये जम्मू कश्मीर हो गया, फिर ये लद्दाख 5। ये ध्यान रखना, ये दोनों क्या हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 2 तो ये हो जाएंगे, तो होने चाहिए टोटल 18। तो ये ध्यान रखना कितने हो गए, 5 ये हो गए, 5, एक हिमाचल प्रदेश 6, एक उत्तराखंड 7, फिर एक उत्तर प्रदेश 8, ये भी नेपाल से लग रहा है, फिर 9 बिहार, फिर 10 यहाँ पर पश्चिम बंगाल, 10 सिक्किम, 11 और उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर, और यहाँ पर जो 7 ये हैं, 11 तो ये टोटल हो गए इधर तक ये सारे, और 7 ये जो 7 सिस्टर स्टेट है, देखो ये भी इधर लगा हुआ है चीन से, और ये म्यांमार से नागालैंड ये इधर, और ये भी इधर लगा हुआ है, ये भी मिजोरम भी इधर लगा हुआ है, ये बांग्लादेश से लगा हुआ है, त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, और मेघालय भी लगा हुआ है, असम यहाँ 2 जगह से लगा हुआ है, यहाँ से और इधर से बांग्लादेश से। तो 11 ये और 7 ये टोटल कितने हो गए, 18। तो 18 जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों लगे हुए हैं, ध्यान रखना। और 2 ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो लगे हुए हैं, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करें सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है, वो जो राज्य है वो है गुजरात। ये हमें ध्यान रखना, सबसे जो लंबी समुद्री सीमा है वो गुजरात की लगती है, और सबसे लंबी समुद्री सीमा या तटरेखा वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर श्रीलंका,
मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से भारत से अलग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मन्नार की खाड़ी है, ये पूरा क्षेत्र है, ये मन्नार की खाड़ी है। और पाक जल संधि है, पाक जल संधि है जो ये क्षेत्र है, ये यहाँ पर, तो ये इसके द्वारा अलग होता है, भारत से इसके द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि यहाँ पे है। और यहाँ पर इस चीज़ को देख लेना आप कि ये जो आदम का पुल है, आदम का पुल या राम सेतु भी बोलते हैं जिसे, और ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, राम सेतु या आदम का पुल कहलाता है। ये किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, ये श्रीलंका है। तो इसके लिए अगर आप देखना चाहते हो तो हमारा एक वीडियो है भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप है उनके बारे में, तो उसमें आप जाके, मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप देख लेना। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है रेड क्लिफ, और भारत और चीन के बीच है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। और भारत और चीन की जो सीमा है उसका निर्धारण मैकमोहन द्वारा 1914 में किया गया, इसी कारण इसका नाम मैकमोहन सीमा पड़ा। और भारत का पूर्व पश्चिमी जो सर्वाधिक जो विस्तार है वो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलता है। ये कैसे, मैं आपको बता दूं यहाँ पर। अब इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर हम बात करें तो जो पूर्वी और पश्चिमी विस्तार है यहाँ से दक्षिण की तरफ वो घटता जाएगा, ये ध्यान रखना इसे। ये कैसे, जैसे ये 24 डिग्री है देश अक्षांश रेखा और ये 20 है, तो इसके बीच में लगभग यहाँ से 22 इसके बीच में हो जाएगा। तो 22 डिग्री के बाद में देश अक्षांश के बाद में जो भारत की स्थिति वो दक्षिण की तरफ क्या होती गई है, बिल्कुल सिकुड़ती गई है। देखो यहाँ चौड़ा था, फिर उसके बाद में घटती गई इधर। तो ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर जो भारत का पूर्व और पश्चिमी जो सर्वाधिक विस्तार 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलता है, तो नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर जाके मिलता है वो, मतलब जो विस्तार है वहाँ पर सर्वाधिक होता है। और उसके बाद में जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो वहाँ से फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा, और दक्षिण की तरफ आएंगे तब भी घटना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भारत के जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय, तापमान, मौसम और आदि पर पड़ता है। देखो समय पर क्यों पड़ता है, देखो अक्षांशीय और देशांतरीय, जैसे मान लो यहाँ पर ये मैप है, इस मैप में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे भारत की देशांतरीय स्थिति यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ इसके बीच में, तो यहाँ पर हमने देखा कि भारत की स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी देशांतर। यहाँ पर इधर ये भारत पूर्वी गोलार्ध में, तो ये भी पूर्वी आएगा और ये भी पूर्वी आएगा, ध्यान रखना। तो लगभग जो देशांतरीय विस्तार कितना है, लगभग 30 डिग्री के आसपास, 29 से ऊपर है हम, तो 30 डिग्री के आसपास मान के चल रहे हैं हम। तो इसका समय पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो समय है और यहाँ पर समय, उसमें लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इस वजह से समय का भी ये अंतर पाया जाता है इसमें। और तापमान में भी देखो अक्षांशीय स्थिति से ऐसे पता चलेगा, जैसे भारत है, यहाँ पर भारत के दक्षिण में इधर, यहाँ पर इधर लगभग भारत की मुख्य भूमि से 876 किलोमीटर दक्षिण की तरफ यहाँ पर भूमध्य रेखा निकल रही है इधर से, और यहाँ से भारत के इधर से गुजरात और इधर से होते हुए ये 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश, वो है यहाँ पर कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र क्या है, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और इधर की तरफ जाएंगे 23.5 से और 66.5 के बीच में ये जो क्षेत्र होगा ये शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर पे जो भूमध्य रेखा के जो नज़दीक है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे वहाँ पर टेम्परेचर कम होता जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ठंड रहती है हमेशा, तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं मौसम पर। तो तापमान पे पड़ रहा है सीधा प्रभाव, तो मौसम पे सीधी सी बात है, मौसम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में
विषुवत रेखा के निकट होने के चलते हमेशा तापमान अधिक रहता है। ये बात मैंने बता दी आपको कि जो केरल और तमिलनाडु है यहाँ पर दक्षिण की तरफ ये केरल हो गया और ये तमिलनाडु, यहाँ पर हमेशा टेम्परेचर अधिक रहता है। और विषुवतीय रेखा से दूर, विषुवत रेखा का मतलब भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा से दूर और अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जम्मू कश्मीर का तापमान बहुत कम होता है। और देश का उत्तरी भाग शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ता है और दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ये मैंने आपको बता दिया। अक्षांशीय स्थिति के कारण भू आकृतिक, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी के प्रकारों में भिन्नता पाई जाती है। सीधी सी बात है, उत्तर की तरफ जो पहाड़ी मृदा पाएगी और दक्षिण की तरफ जो क्षेत्र है वहाँ पर अलग मिट्टी पाई जाएगी। जैसे काली मिट्टी दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है ज़्यादा, तो इसका सीधा सा इफेक्ट अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के कारण सीधा पड़ता है इसका। तो अक्षांशीय स्थिति के कारण उसकी मिट्टी पे, जलवायु पे, वहाँ की आकृति पे सीधा इफेक्ट पड़ता है। और अक्षांशीय दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि में अंतर आता है। ये मैं बता चुका आपको। जैसे ये यहाँ पे मैं समझा दूँ आपको, ये यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है। तो जो ये है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। यदि यहाँ 6 महीने का दिन है तो यहाँ पर 6 महीने की रात होगी, यहाँ यदि दिन है तो यहाँ पर 6 महीने की रात हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना हमें। तो इसका सीधा सा इफेक्ट पड़ता है, अक्षांशीय स्थिति के कारण पड़ता है ये सब कुछ। भारत में एक मानक याम्योत्तर है। मानक याम्योत्तर का मतलब होता है देशांतर। जो मुख्य एक मानक, एक ऐसी देशांतर उसे मान लिया गया है, यहाँ भारत का जो मानक समय है वहीं से माना जाता है। और यह है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर, जिसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, माना जाता है भारत का मानक याम्योत्तर, जो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। ध्यान रखना, इलाहाबाद है उसका नाम प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। और यहाँ पे ऑप्शन में ये ध्यान रखना मिर्ज़ापुर भी आ सकता है, तो मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर भी ऑप्शन में आ सकता है। मिर्ज़ापुर के निकट नैनी से है ना, तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है। जो मानक याम्योत्तर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो उत्तर से दक्षिण निम्न है। सबसे पहले ऊपर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है भारत की मानक रेखा या मानक देशांतर, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों को हम मैप में यहाँ पे समझ सकते हैं। ये भारत की मानक याम्योत्तर है, यहाँ पे आप समझ सकते हो इसे। ये देखो यहाँ पर, ये तो नेपाल है, तो इसे हटा दो यहाँ पर। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश को छूकर चल जाती है, यहाँ पर इसके पास भी, इससे भी गुजरती है। 3 यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ हो गया, और 4 ओडिशा हो गया, और 5वां आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये 5 राज्यों से भारत की मानक जो रेखा है, मानक जो देशांतर है, वो गुजरती है। और एक बात और बता दूं मैं यहाँ पर कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय क्यों माना। हम यहाँ से भी मान सकते थे, इधर से भी मान सकते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भारत में सभी काम है वो एक समय के अकॉर्डिंग संचालित किए जाएं। इस वजह से यहाँ पर 2 घंटे का अंतर होते हुए भी भारत का जो सेंटर है, जैसे ये दूरी और ये दूरी का जो सेंटर है वो यहाँ पर है, नैनी के पास से, प्रयागराज के पास से। इसी वजह से, ताकि यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि 1 घंटे का अंतर इधर रह जाएगा, 1 घंटे का इधर, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि हम ये मान लेते, मान लो यहाँ से, तो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ 2 घंटे का अंतर आ जाता है यहाँ पर। इसलिए हमने भारत के बिल्कुल बीच में से मानक समय माना है। अब ये एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि विश्व के जो देशों में आपसी समझ के अनुसार मानक याम्योत्तर को 7.5 जो डिग्री है उसके गुणांक पर चुना जाता है। इसी कारण 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर को भारतीय मानक याम्योत्तर चुना है। ये भी एक कारण है। और हम कहें कि जो भारत का जो सेंटर पॉइंट है वो भी एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो ये दोनों ही कारण हैं, इस वजह से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है। जिन देशों का देशांतरी विस्तार
अधिक है उन देशों में एक से अधिक मानक यामी होता है। मतलब वहाँ की जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो कई सुई मतलब कई घड़ियाँ चलती है वहाँ पर, उनके अकॉर्डिंग समय होता है। जैसे फ्रांस में 12 और रूस में 11 और अमेरिका में 7 देशांतर हैं। मतलब मुख्य जो देशांतर हैं वो ये अपने हिसाब से बना रखे हैं, क्योंकि इनका जो जैसे रूस है, रूस का विस्तार बहुत अधिक है, इस वजह से इन्होंने क्या बना रखा है कि यहाँ पर जो घड़ियाँ हैं वो 11 प्रकार की घड़ियाँ चलती है, वो अलग अलग समय बताती हैं। और भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो कुमारी अंतरी मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, इंदिरा पॉइंट की बात मत करना, यहाँ पर मुख्य भूमि की बात कही है इन्होंने। जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कुमारी अंतरी, उस दूसरा नाम इसको कन्याकुमारी भी कहते हैं, इसे केप कोमोरिन भी बोलते हैं, और ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये ध्यान रखना, सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है मुख्य भूमि का, ये बात ध्यान रखना, मुख्य भूमि है उसका दक्षिण बिंदु है कुमारी अंतरी, जिसे कन्याकुमारी भी कहते हैं, और केप कोमोरिन, ये तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पर हम बात करते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकोल है, वो लद्दाख में, ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना कि जम्मू कश्मीर में मत लगाना, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विभाजन होने के बाद में एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए, वो दोनों जो जम्मू कश्मीर है उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो लद्दाख में ये क्षेत्र आता है, लद्दाख में, तो इंदिराकोल लद्दाख में है, सबसे उत्तरी बिंदु है। और यहाँ पर हम बात करें जैसे ये यहाँ पर इंदिराकोल है, और सबसे दक्षिणी जो बिंदु है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा बिंदु भी कहते हैं जिसे, ये अंडमान निकोबार में। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये होगा यहाँ पर केप कोमोरिन, हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, ये सभी इसी के नाम है। और भारत का सबसे पूर्वी जो बिंदु है किबिथु या वालांगू, किबिथु भी बोलते हैं इसे और वालांगू भी कहते हैं, किबिथु या वालांगू, ये कोई सा भी पॉइंट हो सकता है इनमें से। भारत का पश्चिमी जो बिंदु है वो सर क्रीक है, और ये गौर माता के निकट है। तो ये इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, गौर माता या सर क्रीक, ये ध्यान रखना, ये गुजरात में स्थित है। ये जो सर क्रीक है, ये जो क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादास्पद क्षेत्र है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि क्रीक का जो मतलब होता है, क्या होता है वो, यहाँ पे समुद्री या जलीय भाग का जो स्थल भाग में काफ़ी अंदर तक हो, जो मतलब समुद्री या जलीय भाग जो स्थल भाग में काफ़ी अंदर तक हो। जैसे बीच में यहाँ पे ये यहाँ देखो, ये नोक है, और ये नोक बिल्कुल अंदर पानी के अंदर तक चली गई हो, ये पानी है, मतलब ये काफ़ी अंदर इसके डूबा हुआ क्षेत्र रहता है ये। तो ये यहाँ पर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर मैं समझा दूं आपको, ये क्रीक नहीं है, क्रीक है जैसे ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इस तरीके से, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये सर क्रीक है यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है ये समुद्र का पानी इस जो यहाँ पर क्षेत्र इसमें अंदर तक आ रहा है स्थलीय भाग में। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल दलदली क्षेत्र हो रहा है, तो ये क्रीक है, इसे क्रीक बोलते हैं। भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है। मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जो ये क्षेत्र है भारत का, और यहाँ से 876 किलोमीटर दूर, यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि से 876 किलोमीटर दूर दक्षिण में ये भूमध्य रेखा है। तो ये भूमध्य रेखा इधर है, तो ये जो क्षेत्र है भारत इसके उत्तर में स्थित है। तो भूमध्य रेखा के मध्य की दूरी जो ये 876 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। और भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जिसका नाम भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में से इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। तो विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है, ये उत्तर में ही है। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा के मध्य की दूरी 876 किलोमीटर, ये 876 किलोमीटर है। भारत और श्रीलंका के बीच द्वीपीय श्रृंखला को एडम ब्रिज या आदम का पुल या राम सेतु, ये सभी कहते हैं, एडम ब्रिज भी बोलते हैं, आदम का पुल भी कहते हैं, या राम सेतु भी कहा जाता है। मुस्लिम धर्म के अनुसार ये आदम का पुल कहलाता है, और राम जो हिंदू धर्म के अनुसार ये राम सेतु कहलाता है। भगवान की जो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान राम की जो सेना थी, जो वानर सेना, उन्होंने ये तैयार किया था। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा है, 3 ओर से घिरा त्रिपुरा
बांग्लादेश से तीनों ओर से ऐसे घिरा हुआ है। तो ये जो अंदर का जो क्षेत्र है, ये देखो ये त्रिपुरा है। भारत, आप मैप में देखोगे, भारत के मैप में, तो ये अंदर की तरफ जो इधर इधर इधर, तो ये त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन है। जो ये जो लाइन है, जैसे ये बांग्लादेश है ये, और इधर ये त्रिपुरा है ये, तो ये जो क्षेत्र है ये त्रिपुरा का, ये जीरो लाइन कहलाती है। भारत की दक्षिणतम राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल में है। ये आपने देख लिया, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख ही है मेन, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य नागालैंड है। नागालैंड की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ध्यान रखना। और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भारत के 3 राज्यों में 4 जगह पे स्थित है, ये हम पढ़ चुके हैं। और 22 दिसंबर को भारत पर सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। 22 दिसंबर को क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को मैं यहाँ पे समझा दूँ आपको, क्योंकि 22 दिसंबर को जो सूर्य बिल्कुल दक्षिण में स्थित होता है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चले जाता है, मतलब 23.5 डिग्री, जो यहाँ पर मैं समझा दूँ आपको कि ये है, ये भूमध्य रेखा है। तो ये यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और ये कर्क रेखा है मान लो, और ये मकर रेखा है। तो भारत की इसकी 22 दिसंबर को यहाँ पर आ जाता है। तो इस वजह से भारत का है भूमध्य रेखा से इधर है, तो सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ेगी यहाँ पर, पूरे क्षेत्र में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। और भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम, मेघालय में। ये भारत का ही नहीं, पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम, मेघालय। मेघालय में जो सबसे ज़्यादा बारिश होने का जो कारण है वो ये है कि वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, वो बिल्कुल कीप आकार की है। कीप आकार की है, उसमें तो मानसून फंस जाता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती है। अब हम बात कर रहे हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा भूगर्भिक जल का उपयोग करता है। मतलब जो भूगर्भिक जल यानी जो पृथ्वी के जो अंदर जो जल है वो सबसे ज़्यादा भारत उपयोग करता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो पहला कौन सा हुआ? चीन। चीन सबसे ज़्यादा है। और भारत भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का उपखंड है, यानी इसका भाग है। जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है उसके अनुसार भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। भारत का हृदय स्थल कहा जाता है गंगा के मैदान को, भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप किस उपखंड का भाग है? ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पहले क्या था कि सबसे पहले पृथ्वी पे ये भूमि है, और ये पूरी पृथ्वी एक पैंथालासा एक सागर, महासागर था। उसमें जो भूमि का ये पूरा विशाल खंड है, पेंजिया नाम से, इसका नाम था पेंजिया। जो भूखंड था उसका नाम पेंजिया था, और ये पैंथालासा नामक सागर में तैर रही थी। समय के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इसमें विखंडन आया, और ये जो क्षेत्र है ये पूरा पेंजिया 2 भागों में बट गया, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। जो उत्तरी क्षेत्र है वो लॉरेशिया नाम दिया गया इसे, और दक्षिणी जो क्षेत्र है उसे गोंडवाना लैंड दिया गया। लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो ये जो क्षेत्र है ये अंगारा लैंड है, और ये दक्षिणी का ये गोंडवाना लैंड। तो भारत इसी का पार्ट था, इसी टुकड़े का पार्ट था, इसी का मतलब भाग माना जाता है भारत को। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 17 व्यक्ति ही पाए जाते हैं। और भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व सर्वाधिक है? तो वो दिल्ली का है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा दिल्ली का है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत का सबसे बड़ा जो ज़िला है वो कच्छ गुजरात का है, सबसे बड़ा ज़िला है ये।
तो फ्रेंड्स एक बात और बता दूं मैं यहाँ पर, जो दिल्ली है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र मतलब पूरा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ पर। और भारत का सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी का है, 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है इसका और सबसे छोटा जिला है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूर जो द्वीप है उस पर बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद है और भारत का सबसे प्राचीनतम जो भूभाग है वो प्रायद्वीपीय पठार है और हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया द्वीप पर यूएसए सैन्य अड्डा है। ये ध्यान रखना, डियागो गार्सिया जो द्वीप है इस पर ब्रिटेन का अधिकार है और इस जो ब्रिटेन ने यूएसए की जो आर्मी है उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पर दिया गया है। भारत के 5 आंतरिक राज्य जिनकी स्थलीय और जलीय सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती है: तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा। ये देखना, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ हो गया और यहाँ पर ये हो गया, ये झारखंड 3 और ये यहाँ पे 1 2 3 4 और एक हरियाणा हो रहा है। यहाँ पर देखो आप, ये हरियाणा। तो 5 हैं जो आंतरिक राज्य हैं जिनकी स्थलीय और जलीय कोई सी भी सीमा नहीं लगती है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से राज्य हुए जिनकी जो सीमा है वो किसी भी से भी नहीं लगती, ना स्थलीय और ना जलीय। तो आंतरिक राज्य एक हो गया, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़ 2, एक 3 तेलंगाना 3, एक हरियाणा 4 और एक झारखंड, ये 5। तो ये 5 आंतरिक राज्य हैं। हाल ही में दादरा नगर हवेली व दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या इसी के साथ कितनी रह गई है? ओनली 8। और भारत और चीन के मध्य नेपाल व भूटान अंतस्थ राज्य यानी बिल्कुल अंदर राज्य हैं और बफर स्टेट कहलाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? बफर स्टेट। 2 बड़े देशों के बीच में जो देश होते हैं, छोटे देश, वो बफर स्टेट कहलाते हैं, अंतस्थ राज्य कहलाते हैं। भारत के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं क्रमानुसार कौन कौन से? पहले सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जो ज़िले हैं वो कच्छ गुजरात का, लेह ये लद्दाख का और फिर तीसरा है जैसलमेर। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जो ज़िले हैं न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य गोवा और सिक्किम है। फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है सिक्किम। सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये ध्यान रखना। जैसे ये है भारत और इधर यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र, मान लो अरुणाचल प्रदेश की स्थिति इधर है और यहाँ पर गुजरात है। तो यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर है, ध्यान रखना, पर यहाँ मैं समझा दूँ आपको। तो इधर यहाँ पर 2 घंटे का अंतर है। तो सबसे पहले पृथ्वी इधर घूमती है, ध्यान रखना। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इससे क्या होता है, पहले ये क्षेत्र आएगा, जैसे पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो ये आएगा, फिर उसके बाद में ये क्षेत्र, फिर ये ऐसे करके। तो सबसे पहले कहाँ होगा सूर्योदय? यहाँ। और सबसे अंत में कहाँ होगा? गुजरात में। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पूर्वी जो राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी कौन सा है? गुजरात। तो इस वजह से सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा। तो सूर्योदय सबसे पहले यहाँ होगा, तो फिर बाद में अस्त भी सबसे पहले यहीं होगा और यहाँ पर सबसे अंत में होगा सूर्योदय और सबसे अंत में ही सूर्यास्त भी होगा। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिससे सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा लगती है। और भारत की जो कुल जनसंख्या का भारत में 17.5%
जो भाग है वो निवास करता है। 17.5% जो जनसंख्या विश्व की भारत में है। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, वह सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य है वो सिक्किम है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल में हमने बात की थी, सबसे ज़्यादा किसका है? राजस्थान का। और सबसे कम है गोवा का। और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। ये ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा है लद्दाख। अब बात करते हैं हिंद महासागर के साथ सर्वाधिक लंबी तटरेखा। सबसे लंबी है वो भारत की है, ध्यान रखना। तो हिंद महासागर के साथ सर्वाधिक लंबी तटरेखा भारत की होगी। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। ये ध्यान रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वो बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर केरल का, फिर उत्तर प्रदेश का। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक है? वो है गुजरात की। वो गुजरात की है, ध्यान रखना है। गुजरात की 1214.70 किलोमीटर है। और सबसे कम तटरेखा किस राज्य की है? वो गोवा की 101 किलोमीटर है। और भारत के औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई तट से होता है। चेन्नई तट से होता है, ये ध्यान रखना। चेन्नई तट है, वहाँ से समुद्र तल का मापन होता है। सबसे पहले मानसून का आगमन केरल राज्य से होता है, ये ध्यान रखना है। केरल राज्य से, जैसे ये है इधर और यहाँ पर केरल है, तो सबसे पहले एंट्री यहाँ से होती है। और लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति परवाल से हुई है। परवाल द्वीप है, उनसे हुई है। परवाल द्वीप से इसकी कोरल या परवाल से हुई है। और भारत के उत्तर पूर्व के 7 राज्य, जिनमें 7 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, और ये जो क्षेत्र है ये 7 बहनों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना है कि ये 7 सिस्टर स्टेट्स, यहाँ पे ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये मिस्टेक हो गई है। 7 सिस्टर स्टेट्स, तो 7 सिस्टर्स स्टेट के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र। ये जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ये यहाँ पर देखो, ये सारा, इन्हें नॉर्थ ईस्ट या 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे पूर्व में स्थित जो राजधानी है वो कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये जो अरुणाचल प्रदेश, मान लो हम देखेंगे इधर, तो ये अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में, लेकिन जो राजधानी है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है इधर। और ये जो इधर है नीचे ऐसे घूम के आता है ये हिस्सा, तो नागालैंड की राजधानी इससे पहले है। तो नागालैंड की राजधानी सबसे पूर्व में स्थित राजधानी है भारत की। और किस केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है? वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा सबसे लंबी है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और कहीं पे भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना। सबसे लंबी प्रायद्वीप भारत की बात है, जो ये दक्षिण में स्थित है ये क्षेत्र। ये इन जो राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है। यदि आप मैप में देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो लद्दाख में पड़ती है अभी। और ये गोडविन ऑस्टिन, ये K2 का जो क्षेत्र है वो POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन ये है भारत का हिस्सा, लेकिन अभी वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि POK पर 1948 में पाकिस्तान ने पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा, इस पर गिलगित बल्तिस्तान उस पर कब्जा कर लिया। और ये K2 जो क्षेत्र है वो K2 चोटी है वहीं पे स्थित है। और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ये सिक्किम में है, ये ध्यान रखना। ये है भारत में स्थित। तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी K2 गोडविन ऑस्टिन। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। फ्रेंड्स, यदि हमारा जो ये मैटर है आपको अच्छा लगा और मतलब आप इससे सेटिस्फाई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो स्टडी मटेरियल का
लाभ अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को मिल सके।